नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आनंद में? चलो, सबको राम राम। देखिए, भारत की बढ़ती हुई यदि आपको शक्ति देखनी है ना, और भारत की कूटनीति की पावर आपको देखनी है, तो लास्ट 2-3 दिनों में आपको भारत और कनाडा के बीच के संबंधों का अध्ययन करना पड़ेगा। और आपको गर्व होगा कि इन 10 सालों में भारत ने क्या पाया है। चलिए, न्यूज़ आप सबको ध्यान में आई होगी, लेकिन मैं आपको उसके इन डेप्थ बताऊंगा कि विश्व में इस समय जो कूटनीति चल रही है उसमें भारत की क्या प्रामाणिकता है, भारत की क्या महत्वता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप सारी चीज़ों को इंटरलिंक करते जाएंगे कि कोई भी इवेंट हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा। ये 3-4 वर्षों में भारत में होने वाले एक एक इवेंट कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में आ जाएगा। देखिए, न्यूज़ क्या थी, आपको ध्यान में होगा कि कनाडा में एक सरदार जी थे, निज्जर साहब, उनकी हत्या हुई। और हत्या होने के बाद कनाडा सरकार ने हम पे एलिगेशन लगाने स्टार्ट किए कि साहब भारतीय एजेंट ने इसकी हत्या करी है। और जो वहाँ के पीएम है ट्रूडो साहब, उनका दिमागी संतुलन इतना बहका कि एजेंट के बाद उन्होंने क्या बोला कि हमारे एम्बेसडर्स के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। और इस आरोप लगाते भारत ने भी ऐसी भसीड़ दी कि कनाडा को अब समझ में नहीं आ रहा कि भैया अगला स्टेप क्या उठाया जाए। और देखो, मैंने इसमें पहली एक स्लाइड लगाई है वाशिंगटन पोस्ट की। ये अमेरिका का अखबार है। आप समझिए इस अमेरिकन अखबार ने क्या लिखा है। इस अमेरिकन अखबार ने यह लिखा है कि कनाडा से भारत के 6 राजनयिकों को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। जबकि भारत ने बुलाया है, कब बुलाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जैसे ही ये उसने कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत के जो राजनयिक हैं निज्जर हत्याकांड में, भैया इनका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि इनका कुछ ना कुछ इसमें हित है, मतलब ये इसमें इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली वे में, आप यूँ समझे। तो भारत ने भी ज़बरदस्त जवाब दिया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट निकाला है। ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसने क्या बोला, इंडिया ने क्या रेस्पॉन्स दिया कि भैया ये जो आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हो ना, ये मैटर, इसको इन्वेस्टिगेशन जब आप कर रहे हो तो हमने आपसे मांगे थे कि बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुमने कोई ठोस सबूत हमें प्रस्तुत नहीं किए। पहली बात तो इन्हें ये बोली। दूसरा ये बोला गया कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रूडो है ये हॉस्टाइलिटी रखता है किसके प्रति, भारत के प्रति। 2018 में भी आया था तो भी इन्होंने भैया इसी प्रकार की अनर्गल बातें करी थी। इन्होंने बोला कि आप अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको पनाह देते हो। वहाँ पर एक पार्टी जो मैं आपको बताऊंगा, उस पार्टी के साथ मिलकर आप सरकार चलाते हो, और अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी लंगड़ी सरकार बचाने के लिए आप भारत के ऊपर ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हो। ये किसने बोला? भारत ने बोला। भारत ने इनका और भी कच्चा चिट्टा खोला है, हाँ, कि आपने यहाँ से जो हमने एक्स्ट्राडिशन जिनके मांगे हैं आतंकवादियों को, उनको आपने गलत तरीके से अपने यहाँ पर क्या दिया है, शरण दी और उनको नागरिकता प्रदान करी। ये सारी इन्होंने बातें इसमें बताई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इस लेटर में। अच्छा, ये जो लेटर आया उसके बाद भारत ने क्या बोला कि आ जाओ। किसको बुला लिया? इनके जो डिप्लोमेट थे उनको बुला लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बिल्डिंग है, इसमें इनको बुला लिया। स्टीवर्ट साहब हैं, इनको बुलाया और जब झपट गए इनको डांट सा फटकार लगाई, बोला साहब बोरिया बिस्तर बांध लो, 19 तारीख की लास्ट डेट है आपके लिए, रात के 11:59, 12 भी नहीं बनने चाहिए। यहाँ से रवानगी ले लेना, 19 तारीख के बाद 20 तारीख नहीं हो जानी चाहिए, ये इनको स्पष्ट बोल दिया। और ये भाई साहब फिर आके स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि साहब हमने ठोस सबूत प्रस्तुत कर दिए भारत को, हाँ। और भारत ने बोला जाओ, घर से जाओ, वापस कनाडा वापस जाओ। अब ये जो निज्जर है इसके बारे में भी आप जान लें, जिसकी वजह से सारा कांड हो रहा है। ये निज्जर वांटेड बाय एनआईए है, और भारत ने बोला है कि वापस करो आतंकवादी को। कब से मांग रहे हैं? एक नहीं, ऐसे 8-9 आतंकवादी हैं जो भारत के टुकड़े करने में लगे हुए हैं, जो खालिस्तान को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। हरदीप सिंह निज्जर, इसने हिंदू प्रीस्ट थे जलंधर की हत्या का उस आरोप था। उसके बाद से भैया फरार हैं। फरार होकर कहाँ पहुँच गए? कनाडा पहुँच गए। 10 लाख का इनके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ है। जब इनको उड़ा दिया गया, कोई गैंगवार बताई गई थी आपस में, तो गैंगवार में ये इनके जो गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर गुरुद्वारों में इस प्रकार के होर्डिंग लगे थे, खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की बात कर रहे थे। अब देखो इवेंट समझ लो आप,
ये इवेंट से आपको काफ़ी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। 2023 में इस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी भैया। जब टेंशन एस्केलेट हुआ तो जस्टिन ट्रूडो ने क्या बोला कि साहब ये तो इंडिया के एजेंट है, उनका काम है, उन्होंने इसकी किलिंग की गई है। उसके बाद किस पर आ गए? इंडिया के एम्बेसडर पर आ गए। और हमारे वहाँ के मेन उच्चायुक्त कौन? संजय कुमार वर्मा जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या बोला कि इनका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। किसका नाम लिया पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में? संजय कुमार वर्मा जी का नाम लिया। जैसे ही उसने ये उल जलूल बात करनी स्टार्ट करी, उसे पता नहीं था भैया ये जो भारत है इस समय बदल गया है। भारत ने भी ऐसी बचेड़ दी कि भैया अपने सारे लोगों को बुलाओ, वापस बुला लो इधर। हमने हमारे डिप्लोमेट को बुला लिया। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने गलत खबर निकाली जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी कि भैया 6 जो है निष्कासित कर दिया भारतीय डिप्लोमेट को। सरासर झूठी खबर चलाई है। देखो डीप स्टेट एक है जो भारत को अस्थिर करने के लिए लगा हुआ है। एक बात आप समझो कि जैसे कि आप कोई 5-10 मित्र हो, या आपने गांव में भी देखा होगा, सामान्य यदि आप कूटनीति देखते हो, गांव में यदि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, यदि उसके खिलाफ कोई दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा होता है तो वो पहले क्या प्रयास करता है कि कैसे भी करके ये अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए, मतलब मेरे इक्विवेलेंट नहीं आ जाए। और उसको इक्विवेलेंट नहीं आने के लिए सारे प्रपंच करता है वो। और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी चलता है। अमेरिका हो, उसको लगता है कि यदि भारत शक्तिशाली हो गया तो एक और थ्रेट उसके सामने खड़ा हो जाएगा। अभी तो वो खुद अकेला भैया बुली बन के घूमता है पूरे विश्व में। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एक ऐसी समानांतर शक्ति और खड़ी हो जाए जो आने वाले 20, 25, 30 सालों में मुझे डिग्रेड कर दे। और वो डिग्रेड करने की ताकत भारत रखता है मेरे मित्रों। तो जो डीप स्टेट है ना, बड़ा टैक्टिकली चलता है। आप देखो इसी डीप स्टेट ने जब सीए हुआ, किसान आंदोलन हुआ, एनआरसी हुआ, तो इन सब में इन्होंने पूरा हस्तक्षेप किया। ध्यान करो, एक चंडीगढ़ मतलब ये कनाडा ने चंडीगढ़ में अपना कॉन्सुलेट खोल रखा है। ये बिजनेस के लिए होते हैं कॉन्सुलेट खोल रखा है। और उस कॉन्सुलेट से खूब फंडिंग जाया करती थी इन खालिस्तानियों को जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। अब वो भी जल्दी बंद होगा, आप चिंता मत करो, वो भी अब जल्दी ही बंद होगा। ये सारी फंडिंग किसान आंदोलन की इसमें कनाडा की तरफ से खूब आई थी। क्लियर है? अगली बात देखें। अब ये भारत ने क्या बोला कि भैया आपके कनाडा में कितना ही तुम डेवलप्ड देश हो, वहाँ पर हमारे डिप्लोमेट सुरक्षित नहीं है। क्यों कहा गया? देखो वहाँ पर किस प्रकार के पोस्टर्स लगे हैं कनाडा में। ये संजय कुमार वर्मा जी जो हमारे उच्चायुक्त हैं, इनके ऐसे पोस्टर लगे शूटिंग वाले, बाकायदा शूटिंग करिए पोस्टर्स पर और फिर पोस्टर लगाए गए। हमारे यहाँ पे जो रावण दहन होता है, ऐसे इनकी एफिजी जलाई गई कनाडा में, ऐसी एफिजी जलाई गई। इतना होने के बाद क्या हम चुप रहेंगे क्या? हमने कहा भैया वापस आ जाओ। जैसे उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में भारतीय एम्बेसडर का नाम लिया, हमने वापस बुला लिया। और देखो विश्व में 2 ही देश हैं, एक पाकिस्तान और अब कनाडा हो गया, जिसमें भारत ने अपने राजनयिक को वापस बुला लिया। उरी अटैक के बाद हमारा कोई राजनयिक पाकिस्तान में नहीं है, कोई राजनयिक पाकिस्तान नहीं है। अब भारत ने कैसे रिटेलिएट किया वो भी समझे। ये न्यूज़ है, आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो इसको आप एक बार देख लेना, ये भी अच्छी न्यूज़ निकाली हुई है। ये 6 जो है इंडिया ने भी क्या किया, कनाडा के जो डिप्लोमेट थे उनको 6 के 6 को यहाँ से क्या कर दिया, रवानगी कर दी। देखो एक बात और ध्यान होगा आपको, जब ये निज्जर वाला कांड हुआ था और कनाडा ने बोला था कि भारतीय एजेंटों का काम है, तो भारत ने पहली बार कैसी कड़ी चोट करी थी कनाडा के लिए। 41 राजनयिकों को, मतलब कि 41 वहाँ के एम्बेसी के लोगों को, जो अधिकारियों को वापस कनाडा भेज दिया था। मतलब जितने हमारे वहाँ उतने यहाँ रहेंगे, एक फालतू नहीं रहने देंगे हम। ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के डिप्लोमेट्स को वापस भगा दिया गया था। कैसी बेइज्जती हुई थी। और ट्रूडो के बाद में कोई आपको कोई विश्व के सामने कोई इंटीग्रेटेड वे में ऐसे एविडेंस भी प्रस्तुत नहीं कर पाया था। ये 6 के 6 हैं, ये बागड़ बिल्लो को सबको बाहर भेज दिया। क्लियर है? इसमें कौन थे? एक्टिंग हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस, जो पहली आपने पिक्चर देखी थी, इसके साथ साथ हाई कमिश्नर और बाकी के फर्स्ट सेक्रेटरीज को भी क्या कर दिया था, रवाना कर दिया था भारत ने। और कितने क्या समय दिया है? 19 तारीख
रात्रि के 11:59 पर भैया क्या कर देना, भारत छोड़ देना, भारत छोड़ देना। भारत के अपने डायनेमिक जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी ने, उनके कुछ स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट, इनको भी आपको परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहली बार ऐसी लैंग्वेज भारत बोल रहा है। कनाडा डेवलप्ड कंट्री है, टोटली अमेरिका का सपोर्ट है, और भारत भी समझता है कि इसके पीछे अमेरिका ही है, इसके पीछे अमेरिका ही है। लेकिन हमने जोर शोर से क्या बोला, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अब क्या ये नया भारत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये किसने बोला, जयशंकर जी ने बोला। फिर जयशंकर जी ने इनकी बख्या उधेड़ के पटक दी। क्या बोला, न्यूटन्स लेसन के बारे में बताया। क्या बताया कि भैया ये ध्यान रखना, जिसको लेके तुम बैठे हुए हो ना, ये तुम्हारी कब्र खोद देंगे। और वैसे भी कहा गया है कि भैया अगर तुम सांप पालोगे दूसरों को डसवाने के लिए, तो तय मान के चलना वो आपको भी डस सकता है। और ये साफ बोला था इन्होंने। और जयशंकर जी ने क्लियर कट बोला था ये बात कि मेरे दोस्तों, कि तुम्हारे यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तुम्हारे यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जिनके लिए हमने एक्स्ट्राडिशन के लिए तुम्हें बोल रहा है, तुमने उसको पनाह दे रखी है। फॉल्स डॉक्यूमेंट पे वो तुम्हारे यहाँ पर आए, तुमने उसको अपने नागरिक घोषित कर दिया। ये किसने बोला, जयशंकर जी ने इनको जबरदस्त लताड़ लगाई थी। और ये बोला था न्यूटन लेसन करके, ये स्टेटमेंट इनका बड़ा फेमस हुआ था। फिर जयशंकर जी ने क्या बोला, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि जाके सबकी गर्दनें काट दो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को, इस किसी भी वायलेंस को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते भैया ढक नहीं सकते। ये किसने बोला था, एस जयशंकर साहब ने बोला था। एक और इनका स्टेटमेंट देखें, बहुत भारी नुकसान होगा। क्या बोला था जयशंकर जी ने, बहुत भारी नुकसान होगा ट्रूडो को। और देखो मेरे मित्रों, नुकसान पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट $8 बिलियन का है। $8 बिलियन में $4.5 बिलियन जो है वो इंपोर्ट है, और $3.5 बिलियन के आसपास लगभग एक्सपोर्ट है। ठीक है, अब इसको चोट हम इस पर भी मारने वाले हैं ज़बरदस्त ट्रेड पर। वैसे ही कनाडा में हालत बहुत बुरे हैं। 5वां का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, आवर डोर्स नॉट शट। भैया ये जब एविडेंसेस की बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला हमारे दरवाजे बंद नहीं है, ले आओ, कभी भी ले आओ, खुले हैं दरवाजे हमारे। जस्टिन ट्रूडो पर इन्होंने क्या किया था, मौकरी करी थी। किसने, जयशंकर जी ने। ये और लेटेस्ट पिक्चर देखो आप आज की, एससीओ समिट में जयशंकर जी कहाँ पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच गए। ये पाकिस्तान का डिप्लोमेट है जो इनको लेने आया है। पाकिस्तान में चश्मा लगा के दन्नाट अपने जयशंकर जी गए, तुम चिल्लाते रहो, हम पाकिस्तान भी पहुंच गए। ये तो कम बात नहीं है, दुश्मन देश में जाके ताल ठोकना मजाक थोड़ी है, आगे पीछे सबको खड़ा कर दिया। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को समझें आप। अच्छा अब देखो अंदर की बात और समझें कि ये ट्रूडो के क्या कीड़ा लग रहा है, इसको समझें। जैसे भारत में आप देखेंगे कांग्रेस मुसलमानों को साथ लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उसको अपनी सरकार चलानी है, देश का उसको कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से अगले साल कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं 2025 में, और वर्तमान में जो लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो हैं, इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब देखो बड़ी रोचक बात देखने को आपको मिलेगी। ये जगमीत सिंह है, पंजाबी सरदार। कनाडा में कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार अपन पंजाब में, हिंदुस्तान में कहाँ, आपको वहाँ पे सरदार ही सरदार दिखेगी। मोनोपोली कर रखी है उन्होंने। अब देखो मेरे मित्रों, ये जगमीत सिंह है, ये सेपरेटिस्ट है, ये भारत के टुकड़े करने की बात करता है, एक्सट्रीमिज्म की बात करता है। ये भी भारत ने इसके पर भी बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कर रखी कि तुमने ऐसे लोगों को परिचय दे रखा है। और आपको ध्यान है आज स्टेटमेंट भी दिया वहाँ के पुलिस चीफ ने, उससे पूछा गया था कि ये जो भारत का इसमें रोल क्या है, तो उसने बोला था कि नहीं नहीं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इन्हीं के लिए भारत ने हमसे कहा है, बाकियों के लिए नहीं कहा। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे यहाँ पे खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट हैं वो रहते हैं, ये काम आएगा बहुत आगे। कितने % वोट मिले मेरे मित्र इनको,
जगमीत सिंह की पार्टी को 16%, 24 सीट जीत के आ गया ये। लिबरल के पास कितनी थी? 157, 33% सीट। गणित समझ में आ गई? 48%, 48-49% वोट। बिना इस पार्टी के ट्रूडो सत्ता में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। तो इनको राजी रखना पड़ेगा। जैसे भारत में बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में बड़ी अजीब सी विडंबना है, आप बोलोगे तो मुसलमान आपको वोट देंगे। ये इससे घटिया कोई तर्क हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तर्क काम करता है। भैया अब करोगे क्या आप? भारत के वीर सावरकर को, शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी जी को, महाराणा प्रताप को आप गाली दो, आपको इनके वोट मिल जाएंगे। ऐसा ही यहां पर हो रहा है। ये जो सांप पाले हैं, ये तय मान के चलना कनाडा को भी डसेंगे। अब मैं आपको इसका एक पहलू और बताऊंगा। दूसरी पार्टी कंजर्वेटिव ब्लॉक क्यूबेक करके वहां पर एक, उसके लिए रेफरेंडम भी हुआ था अलग देश के लिए, और एक ग्रीन करके पार्टी है। क्लियर है? मतलब 50% एक तरफ, बाकी के सारे 50% एक तरफ। इसलिए ये जो एनडीपी है, इस पार्टी की कनाडा में कितनी महत्वता हो जाती है, आप समझो किस एक्सटेंट पे जा रहा है वो, जबकि उसके मूल निवासी नहीं है ना ये कनाडा के। क्यों ट्रूडो बार बार इसके लिए इतना छपा चपट मचा रहा है कि ये नहीं रहेगा तो क्या सरकार में रह सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं रह सकता। ये मिल जाएंगे, ये मिल गए तो ये बाहर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इसने जैसे ही साथ छोड़ा फिर तो कोई संकट है ही नहीं, फिर कोई संकट है ही नहीं। बिना इसके सरकार नहीं चल सकती कनाडा की। अब देखो, आपको मैं एक बात और बताता हूं। कनाडा में रिसेंटली 2 इलेक्शन हुए। जैसे भारत में भी हरियाणा का हुआ था ना, ऐसे कनाडा में भी 2 इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से भी इसके भैया खोपड़ी हिली पड़ी है। मॉन्ट्रियल में इलेक्शन हुआ जहां पर ट्रूडो की पार्टी हार गई, जो इनका स्ट्रांग होल्ड था। द पार्टी ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रिसेंटली लॉस्ट द बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन हारे हैं इन मॉन्ट्रियल। सेफ सीट थी इनके लिए, सेफ सीट थी, जहां से क्या हो गया मेरे मित्र, हार गए। एक और देखो, मॉन्ट्रियल के बाद टोरंटो। टोरंटो में भी 2011 के बाद पहली बार ये लिबरल्स डिफीट हुए हैं। 2 मेजर सीट हार गए। तो 2025 में इनको लगता है कि साहब कि बिना एनडीपी के, इस जगमी से सेपरेटिस्ट हो कुछ ही हो, सरकार चलाने के लिए इसका साथ लेना तो जरूरी है ही है। और ये सारे खेल किसके माध्यम से खेले जा रहे हैं? डीप स्टेट जो टूल्स हैं, ये टूल किट कौन चला रहा है? अमेरिका चला रहा है कि कैसे भी करके भारत को अस्थिर रखा जाए। और ये तो हरियाणा का चुनाव जीत गए, जनता ने धैर्य ठोकर जिता दिया, नहीं तो इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। बांग्लादेश में हालत देख लो आप। बांग्लादेश में वर्तमान में जो आपके नोबेल लॉरेट मोहम्मद साहब को बना रखा है इन्होंने, बागडोर सौंप रखी है, बिल्कुल पैदल आदमी है वो। ऐसे ही लोगों को ये बिठाते हैं। जैसे भारत में कहते तो यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी भैया ये डीप स्टेट की तरफ से टूल्स किट मिलती है, ये हमें पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझदार के रूप में खड़ा करते हैं और उनके पीछे भैया आगे बढ़ते रहते हैं कि जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, जैसा कि वैसे चलते जाए। ये मेन रीज़न है मेरे मित्र इस सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे। और कैसे भी करके भारत को क्या कर दें? वीक कर दें। और देखो, ये तो हरियाणा इलेक्शन में जीत गए, इसलिए आप देखो टाइमिंग, एक स्टेट का इलेक्शन का विश्व के हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक देश ने किस टाइमिंग पर ये मुद्दे उठाए, किस टाइमिंग पर ये मुद्दे उठाए। अब देखो G7 समिट होने वाली है आई थिंक कनाडा में, तो भारत संभवतः उसको भी ठोकर मारेगा कि इस देश में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, जो ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है इसके पास नहीं जाएंगे। और आपको एक और बात बता दूं मैं, भारत ये जो केस है कहाँ पर ले गया?
FATF में ले गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ले गया। यहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट सेपरेशन का काम करते हैं किसी अन्य देश के खिलाफ, वहाँ पर इन पे केस चलता है और वहाँ पर फिर फाइनेंशियल रूप में उन पे कुछ सैंक्शंस लगा दी जाती हैं। 2 प्रकार की मोस्टली सैंक्शन लगती हैं, एक ग्रे और एक ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं इनको। जैसे ही कर देते हैं तो फाइनेंशियली भैया आपको लोन लेना और आपको कंसेशंस मिलना सारे समाप्त हो जाते हैं एक तरीके से। पाकिस्तान को हर बार ग्रे लिस्ट पे कौन बचा लेता है जाने से? अमेरिका बचा लेता है। ये वही अमेरिका है जहाँ पर पाकिस्तान से लादेन को उठा के लेके गया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने से कौन बचा रहा है? अमेरिका बचा रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बहुत जोरदार है। गली मोहल्ले में जो हमारे लड़ाई झगड़े आपस में आप देखते हो ना, द्वंद्व देखते हो, गांवों में देखते हो, शहरों में देखते हो, उसी की बड़ी प्रतिकृति आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी देखने को मिलती है। चलिए, आशा करता हूँ कि ये आपको विषय क्लियर हुआ होगा। और अभी तो आप देखना अगले साल तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते ये धरपकड़ चलती ही रहेगी, पर हमें क्या रहना है? एक रहना है। बटेंगे तो सामने वाले लोग महफिल सजाएंगे। भारत को एक रखना है। ये सारी घटनाएं होंगी और भारत मजबूती से इनका जवाब भी देगा और आप देखना इनकी चूल्हे भी हिलेंगी जल्दी। नमस्कार, राम राम।